Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BLF Scientist. So आज है हमारा पार्ट फोर्थ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का. पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आईडीए, अबाउट द आयरन फिजियोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस करा था अबाउट द एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ आयरन इन आवर बॉडी. पार्ट सेकेंड में हमने डिस्कस करा था अबाउट द फूड सोर्सेज दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. देन हमने डिस्कस करा था अबाउट द लॉस ऑफ आयरन, कॉजेज ऑफ आयरन एंड द क्लिनिकल फीचर्स. ये पार्ट सेकेंड में हमने डिस्कस करा था. पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस करा था अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ आईडीए एंड द स्टेजेस ऑफ आईडीए. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ आईडीए. सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस. सबसे पहले डायग्नोसिस को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द स्टेजेस ऑफ आईडीए, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लास्ट उसे कवर कंप्लीट नहीं कर पाए थे. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द स्टेजेस ऑफ आईडीए. स्टेजेस ऑफ आईडीए टॉपिक जो है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को आईडीए हुआ है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो पैरामीटर्स है आयरन की फिजियोलॉजी से रिलेटेड, आयरन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो स्टेजेस क्या रहेगी आईडीए की, राइट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली स्टेज आएगी. इसमें हमने 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करा है. तो फर्स्ट स्टेज हमें बता रही है कि नेगेटिव आयरन बैलेंस आएगा. ये तो ऑब्वियस हमें समझ आ रहा है कि अगर मेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो रही है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो आयरन का बैलेंस है, बैलेंस मतलब जो मैंने आयरन मेरी बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर रखा है, वो बैलेंस मेरा नेगेटिव में जाने लगेगा, ठीक है. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया था कि हमारी बॉडी के अंदर जब आयरन स्टोर होता है तो वो 2 फॉर्म में स्टोर होता है, एक तो फेरेटिन और एक हीमोसिड्रिन, ठीक है. तो मेरी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है और आयरन का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में जा रहा है, डिपॉजिट नेगेटिव में जा रहा है, तो हमें क्या बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सीरम फेरेटिन का लेवल होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है. और ये जो मार्कर है, अगर मैंने किसी पर्सन को आईडीए है, मैंने उसका सैंपल लिया, उसके अंदर मैंने चेक किया कि उसका सीरम फेरेटिन लेवल कितना आ रहा है, वो अगर कम की तरफ जा रहा है तो ये पैरामीटर आपका सबसे इजीएस्ट है, आईडीए को डायग्नोस करने के लिए सबसे इजीएस्ट मार्कर है और सबसे ज्यादा सेंसिटिव मार्कर है. इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि आईडीए के अंदर सबसे ज्यादा इजीएस्ट और सबसे ज्यादा सेंसिटिव मार्कर कौन सा होता है. इजीएस्ट सेंसिटिव मार्कर आपको क्या बता रहा है कि आपके पास सैंपल आया, तो ऐसा कौन सा मार्कर है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको मैं डायग्नोस करके ये बता सकती हूँ कि इस पर्सन को आईडीए है. तो वो मार्कर कौन सा है, हमारा सीरम फेरेटिन लेवल, जो कि डिक्रीज हो जाएगा आईडीए में, ठीक है. सेकेंड हम बात करेंगे अबाउट द आयरन की प्रोफाइल, मतलब आयरन प्रोफाइल टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन लेवल और ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन एंड द टीआईबीसी. टीआईबीसी है यहाँ पे ट्रांसफेरेंट आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. सबसे पहले हम बात करते हैं सीरम फेरेटिन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो डिक्रीज होने लगेगा. सीरम के अंदर जो आयरन का लेवल है वो भी ऑब्वियस डिक्रीज होने लगेगा. ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन जो है वो डिक्रीज होने लगेगा. एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन क्या होता है. ट्रांसफेरेंट बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है जो मेरे ब्लड स्ट्रीम में रहता है, मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रहता है, ठीक है. जैसे ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन है तो इसके अंदर एक आपका ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल रहेगा. ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो आपके आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है. तो ट्रांसफेरेंट एक मॉलिक्यूल है. ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल 6 साइट्स होती हैं आयरन से बाइंड करने के लिए. एक ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल के पास टोटल 6 साइट्स होती हैं कि वो आयरन से 6 मॉलिक्यूल के आयरन से बाइंड हो सकता है. लेकिन फिजियोलॉजिकली ट्रांसफेरेंट हमारे सिर्फ 2 आयरन के मॉलिक्यूल से बाइंड होता है. ये 2 आयरन के मॉलिक्यूल से बाइंड होगा, ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंट का सैचुरेशन. जब कोई आयरन मॉलिक्यूल ट्रांसफेरेंट से बाइंड हो जाएगा तो वो ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल अब आपका सैचुरेटेड ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा. और वो ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल जो अभी तक आयरन से बाइंड नहीं हुआ है, वैसा ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल आपका अनसैचुरेटेड ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा. तो यहाँ पे जो ट्रांसफेरेंट का सैचुरेशन है, अब आईडीए के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन कम हो रहा है. तो अगर आयरन कम हो जाएगा तो वो ट्रांसफेरेंस से भी कम जुड़ेगा, ट्रांसफेरेंस से कम जुड़ेगा तो ट्रांसफेरेंस का जो सैचुरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। अब देखते हैं हम जो TIBC है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, सारे पैरामीटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, फेरेटिन कम हुआ, आयरन कम हुआ, ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन भी कम हुआ, लेकिन एक TIBC पैरामीटर है जो इंक्रीज होता है, ठीक है। TIBC क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। TIBC की फुल फॉर्म क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। आपको इस वर्ड से क्या बता रहा है कि ट्रांसफेरिन की टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। आयरन को बाइंड कौन कर रहा है, ट्रांसफेरेंट बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे TIBC इंक्रीज क्यों हो जाता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आयरन की डेफिशिएंसी हुई है, तो मेरा जो लिवर है ना वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। जो ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ बनते हैं, लिवर के अंदर। तो जो मेरा लिवर है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफेरेंट को रिलीज करेगा मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। जितनी ज्यादा ट्रांसफेरेंट वहां पे आएगा, क्यों रिलीज कर रहा है लिवर इतने ज्यादा ट्रांसफेरेंट को, क्योंकि लिवर ये चीज सोच रहा है कि जितने ज्यादा मैं ट्रांसफेरेंट को रिलीज करूंगा तो अगर थोड़ा बहुत भी ब्लड वेसल्स के अंदर आयरन होगा तो उसको कैप्चर कर लेगा ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस सोच के साथ ज्यादा से ज्यादा बना रहा है, उसको रिलीज कर रहा है मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। मतलब ट्रांसफेरेंट आ तो रहा है मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, लेकिन उसको उतना आयरन नहीं मिल रहा जितना उससे बाइंड हो सके, है ना। तो ट्रांसफेरेंट की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रांसफेरेंट के मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे, कितना ज्यादा ट्रांसफेरेंट मेरे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। लिवर ज्यादा बना रहा है लेकिन उसको उतना आयरन नहीं मिल पा रहा, लेकिन ट्रांसफेरेंट तो बढ़ रहा है, तो ट्रांसफेरेंट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा TIBC जो है उतना इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है जब आरबीसी अफेक्टेड हो जाती है। अभी तक क्या हो रहा था इन दोनों स्टेजेस के अंदर कि आयरन की कमी हो रही थी, डिपॉजिट कम हो गया, आयरन कम हो गया, TIBC इंक्रीज हो गया, पैरामीटर्स पे अफेक्ट आ रहा था। लेकिन अब आयरन की कमी की वजह से मेरी आरबीसीज पे भी फर्क आने लग गया है, ठीक है। तो जब आरबीसीज पे अफेक्ट आ जाता है तब हम इसको एनीमिया बोलते हैं। शुरू की स्टेजेस में हम इसको आयरन डेफिशिएंसी बोलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आयरन डेफिशिएंट होता चला जाएगा और उस कमी होने की वजह से, आयरन की कमी होने की वजह से अगर मेरी आरबीसीज पे अफेक्ट आने लगेगा तो अब मैं उसको एनीमिया बोलूंगी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो आयरन डेफिशिएंसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। सो व्हेन आरबीसीज आर अफेक्टेड ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी देन इट विल लीड टू एनीमिया, दैट इज नोन एज IDA। और ऐसा एनीमिया होगा जिसके अंदर जो आरबीसीज हैं वो माइक्रोसाइटिक हो जाएंगी, हाइपोक्रोमिक हो जाएंगी। माइक्रोसाइटिक मतलब उनका साइज कम हो जाएगा, क्यों होगा वो पैथोजेनेसिस में हम समझ चुके हैं। आरबीसीज हमारी हाइपोक्रोमिक हो जाएगी, कलर भी कम हो जाएगा, वो भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा या फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज हो जाएंगी, अनाइसोसाइटोसिस शो होगा और पोइकिलोसाइटोसिस शो होगा। अब हम डायग्नोसिस में समझते हैं कि अनाइसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस क्या होता है। तो डायग्नोसिस हम स्टार्ट करते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले हमारा पैरामीटर आता है बोन मैरो एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस में हम क्या समझने वाले हैं कि कोई पर्सन है, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, वो पर्सन लैब में आया, उसके पर्सन का हमें लैब में सैंपल लिया, सैंपल में हम टेस्ट लगा रहे हैं। अब उन टेस्ट के अंदर क्या फाइंडिंग्स आएगी IDA के अंदर वो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेरे पास सैंपल आ रहा है वो आ रहा है बोन मैरो सैंपल। तो बोन मैरो सैंपल का हम क्या कर रहे हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन कर रहे हैं। बोन मैरो को ही क्यों हमने एग्जामिन करा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, वो हम सबसे पहले समझते हैं। जब हमने आयरन की फिजियोलॉजी समझी थी उसके अंदर में डिस्कस करा था कि जब आयरन मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो आयरन एब्जॉर्ब होने के बाद 75% जो आयरन है वो मेरा बोन मैरो की तरफ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बोन मैरो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी साइट है हमारी बॉडी की जहां पे हमारी आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, हिमेटोपोइसिस होती है, ठीक है। तो मेरी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो है वो ऐसी जगह है जहां पे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। और आरबीसीज को बनाने के लिए मुझे मैंडेटरी क्या चाहिए, कंपल्सरी क्या चाहिए, आयरन चाहिए। अगर आयरन नहीं होगा तो मैं एक नॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। सो बोन मैरो को हमने क्यों लिया ये हमें समझ आ गया, क्योंकि IDA का जो फर्क है वो सबसे पहले हमें कहाँ नजर आएगा, बोन मैरो में शो होगा। तो बोन मैरो का जब हमने सैंपल लिया, उस सैंपल का हमने स्मीयर बनाया, उस स्मीयर का हम क्या कर रहे हैं, स्टेनिंग करेंगे। कौन सी स्टेनिंग करेंगे, प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग करेंगे। प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग बेसिकली ये स्टेन हमें क्या बताएगा कि उस बोन मैरो सैंपल के अंदर अगर कहीं आयरन के डिपॉजिट्स नजर आ रहे हैं, कितना आयरन है कितना नहीं है, तो उस आयरन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है कितना नहीं है वो देखने के लिए। तो आयरन को स्टेन करने के लिए, उसको कलर देने के लिए हम उसकी फिर माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो आयरन को हम स्टेन देंगे कौन से कलर से, प्रूशियन ब्लू कलर से। स्टेनिंग करने के बाद हमें आयरन वहां पे नजर आएगा। तो देखिए इस तरीके से आयरन हमें नजर आता है, ये ब्लू कलर के डिपॉजिट्स नजर आते हैं, इस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना स्मीयर के अंदर।
तो ब्लू कलर के डिपॉजिट नजर आते हैं हमें जब हम प्रूशियम ब्लू स्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन के अंदर। फिर हम करते हैं सेकंड पैरामीटर है हमारा ब्लड फाइंडिंग्स, मतलब इसके अंदर हमने ब्लड सैंपल लिया है। फर्स्ट वाले हमने बोन मैरो सैंपल लिया था, नेक्स्ट हमने उस पर्सन का क्या लिया है, ब्लड सैंपल लिया है। ब्लड सैंपल में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा क्योंकि एनीमिया हो गया है, आरबीसी पे फर्क आ चुका है, तो एनीमिया हो चुका है उसे। तो एनीमिया का जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना। तो आपको ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम आएगा, एमसीएच कम हो जाएगा, एमसीवी भी कम हो जाएगा और एमसीएचसी भी कम हो जाएगा। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी तीनों चीज क्या है हमारी रेड सेल इंडिसेस। इसको डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। डिटेल में आपको समझना है तो उस वीडियो लेक्चर में समझ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम सुपरफिशियल एक बार बता देती हूँ उस चीज को। एमसीएच और एमसीएचसी जो होता है ना, वो ये बताता है कि आपके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा है, ठीक है। आईडीए में हम समझ चुके हैं कि आईडीए एक कैसा एनीमिया है, एक तो माइक्रोसाइटिक प्लस हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। माइक्रोसाइटिक वर्ड आपको क्या बता रहा है कि इस एनीमिया के अंदर, इस टाइप ऑफ एनीमिया के अंदर या फिर आईडीए के अंदर जो आरबीसी का साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब माइक्रोसाइटिक हो जाती है आरबीसी। साथ ही साथ उसका जो कलर है आरबीसी का वो भी हाइपोक्रोमिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, पैथोजेनेसिस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आईडीए है ये एक माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो माइक्रोसाइटिक वर्ड आपको क्या बता रहा है कि आरबीसी का वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होना हम किस पैरामीटर से डायग्नोस कर पाते हैं, एमसीवी से। एमसीवी एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको ये बताता है कि आरबीसी का वॉल्यूम कैसा है, कम है या ज्यादा है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि जो एमसीवी होगा वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज नजर आएगा। जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर एमसीवी की जो वैल्यू है वो कम होती हुई नजर आएगी। सेम हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो कलर भी कम हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन का जो कलर है आरबीसी के अंदर वो कौन से पैरामीटर बताते हैं, एमसीएच और एमसीएचसी। तो अगर आरबीसी का जो कलर है वो भी कम हो रहा है तो जब मैं टेस्ट लगाऊंगी एमसीएच और एमसीएचसी तो वो भी मेरे सामने क्या आएंगे, कम आएंगे, डिक्रीज आएंगे। सो ये हुई हमारी बात ब्लड्स की। और ब्लड के अंदर हम एक और पैरामीटर होता है जो होता है आपका आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखिए ब्लड के अंदर ये चारों पैरामीटर्स आपके कम आ रहे थे, लेकिन एक आरडीडब्ल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। आरडीडब्ल्यू बेसिकली देखो नाम से समझ आ रहा है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मतलब रेड सेल की डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को वो बता रहा है ना। तो आरडीडब्ल्यू बेसिकली अनाइसोसाइटोसिस, आईडीए एक अनाइसोसाइटोसिस कंडीशन शो करता है। और अनाइसोसाइटोसिस कंडीशन अगर आ जाती है तो उसके अंदर आरडीडब्ल्यू एक ऐसा पैरामीटर है जो इंक्रीज हो जाता है। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपको अनाइसोसाइटोसिस कंडीशन को जानना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आरडीडब्ल्यू। अगर आरडीडब्ल्यू आपका इंक्रीज आ रहा है, उस पर्सन का, उस ब्लड सैंपल के अंदर आरडीडब्ल्यू अगर इंक्रीज आ रहा है तो आपको इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे जो कंडीशन आई है वो एक अनाइसोसाइटोसिस कंडीशन आई है। अब हम समझते हैं कि अनाइसोसाइटोसिस कंडीशन बेसिकली क्या होती है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, आपने ब्लड का स्मीयर बनाया, ठीक है, जो सैंपल आया आपके पास उसका आपने स्मीयर बनाया, उसकी आपने स्टेनिंग करी। स्टेनिंग करने के बाद आप उसके अंदर अब रेड सेल्स को देख रहे हो, ठीक है, या फिर हम न्यूबार चैम्बर में भी इसको देखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप रेड ब्लड सेल्स को काउंट कर, मतलब रेड ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब मैंने आरबीसी को देखा उस सैंपल के स्मीयर के अंदर, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दो स्मीयर है कंपेयर करने के लिए, एक स्मीयर ए है और एक स्मीयर बी है। जो स्मीयर ए है उसके अंदर आपको आरबीसी एकदम नॉर्मल साइज में नजर आ रही होंगी, सारी की सारी जो भी 6 आरबीसी के अंदर सारी नॉर्मल साइज में नजर आ रही है। लेकिन स्मीयर बी के अंदर देखिए कुछ आरबीसी बड़े साइज में नजर आ रही है, कुछ छोटी साइज नजर आ रही है, कुछ एवरेज नजर आ रही है ना। तो जब हमें डिफरेंट साइज नजर आता है आरबीसी का, उस स्मीयर के अंदर अगर मुझे डिफरेंट साइज नजर आ रहा है, कांस्टेंट साइज, एक सेम साइज नजर नहीं आ रहा, एक डिफरेंट साइज नजर आ रहा है आरबीसी का, तो उस कंडीशन को मैं बोलती हूँ अनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस, एन मतलब नो, आइसो मतलब सेम, सेम, साइटो मतलब यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है। तो सेम सेल्स नजर नहीं आ रही, इस वर्ड का मतलब ये है कि जब मैंने स्मीयर का माइक्रोस्कोपी किया तो मुझे वहां पे सेम साइज नजर नहीं आ रहा है आरबीसी का या सेल्स का, ठीक है, तो उसको अनाइसोसाइटोसिस हम बोलते हैं। तो अनाइसोसाइटोसिस बेसिकली जो आरडीडब्ल्यू पैरामीटर है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा जब कंडीशन आ जाएगी अनाइसोसाइटोसिस। और यहाँ पे आईडीएम अनाइसोसाइटोसिस क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं कुछ सेल्स माइक्रोसाइटिक हो जाती हैं, कुछ नॉर्मल रह जाती हैं, तो उस वजह से इनकी जो साइज है वो आपस में क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। नेक्स्ट एक और वर्ड हमने देखा था पोइकिलोसाइटोसिस। तो स्मीयर में हमें पोइकिलोसाइटोसिस भी नजर आता है। पोइकिलोसाइटोसिस क्या होता है, डिफरेंट शेप नजर आती है।
अनाइसोसाइटोसिस में डिफरेंट साइज नजर आता है, लेकिन पोइकिलोसाइटोसिस में डिफरेंट शेप नजर आती है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शेप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक स्मीयर नजर आ रहा है, आपको कुछ तो मतलब स्फेरिकल आरबीसीज नजर आ रही है इस तरीके से, कुछ आपको पेंसिल शेप आरबीसीज नजर आ रही है, यहाँ पे दिख रही है पेंसिल शेप आरबीसीज, है ना। कुछ हमें टारगेट सेल्स नजर आते हैं, देखिए जैसे इस डायग्राम में देखिए ये आपके सामने एक पेंसिल शेप में नजर आ रही है एक आरबीसी, ये कुछ टारगेट सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ आपको स्फेरिकल आरबीसी नजर आ रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप नजर आ रही है मुझे आरबीसी की स्मीयर के अंदर, तो उस कंडीशन को मैं बोलूंगी पोइकिलोसाइटोसिस, राइट। तो अनाइसोसाइटोसिस क्या हुआ जब हमारी डिफरेंट साइज नजर आएगा, और पोइकिलोसाइटोसिस क्या हुआ जब हमें डिफरेंट शेप नजर आएगी। इस स्मीयर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेंसिल शेप में आपको नजर आ रही है आरबीसी, ये कुछ हाइपोक्रोमिक भी नजर आ रही है, हाइपो मतलब कम कलर नजर आ रहा है ना, तो ये हाइपोक्रोमिक भी आरबीसी नजर आ रही है, पेंसिल शेप भी नजर आ रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे, एक तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी बोल रहे हैं और पोइकिलोसाइटोसिस भी बोल रहे हैं। सो ये हमारी ब्लड फाइंडिंग्स थी, एक एग्जांपल भी अपने एक एग्जांपल की हेल्प से भी इस कंडीशन को हम समझते हैं। एक पर्सन है जो कि नॉर्मल पर्सन है और एक पर्सन है जिसको क्या है आईडी है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो इनमें क्या चेंजेस आते हैं। नॉर्मल पर्सन की अगर मैं बात करूं तो उसकी अगर मैं एमसीवी की बात करूं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की मैं बात करूं, तो उसका नॉर्मल वॉल्यूम आएगा क्योंकि आरबीसी नॉर्मल शेप की है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी हमें नॉर्मल आएगा, मतलब लगभग कितना आएगा 90 फेम्टोलीटर्स आएगा, ठीक। अगर मैं उसकी एमसीएच की बात करूं तो कितना आ रहा है 30 पिकोग्राम, एमसीएच और एमसीएचसी क्या बता रहा है कि उसकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, तो नॉर्मल पर्सन के अंदर वॉल्यूम भी नॉर्मल है, आरबीसी की वॉल्यूम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो एमसीएच और एमसीएचसी भी नॉर्मल नजर आएगा। लेकिन आईडीए की अगर मैं बात करूं तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि आईडीए में माइक्रोसाइटिक हो जाती है, आरबीसी छोटी हो जाती है, तो एमसीवी भी कम हो जाएगा, आईडी के अंदर हाइपोक्रोमिक हो जाती है, आरबीसी का कलर भी कम हो जाता है, तो एमसीएच और एमसीएचसी भी कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एमसीवी 90 फेम्टोलीटर्स आ रहा है, तो माइक्रोसाइटोसिस होने की वजह से उसका एमसीवी अब कितना रह गया 60 फेम्टोलीटर्स रह गया। और वहीं अगर मैं एमसीएच की बात करूं तो एमसीएच पहले 30 पिकोग्राम आ रहा था उसका, तो कम होने की वजह से हाइपोक्रोमिक एनीमिया होने की वजह से उसका जो एमसीएच है वो 15 पिकोग्राम रह गया। एमसीएचसी अगर उसका 33% आ रहा था, तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से उसका एमसीएचसी कितना रह गया ओनली 25%। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं एक नॉर्मल और एक आईडीए पर्सन के अंदर। अगर आपका नॉर्मल मतलब अगर किसी आरबीसी के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसका कलर भी नॉर्मल आएगा, तो दिस मीन ये क्या बता रहा है हमें कि जो आरबीसीज है उसका 1/3 सेंट्रल पेलर एरिया रहेगा। देखिए जो सेंट्रल एरिया है, जो बीच का एरिया है आरबीसीज के अंदर, वो 1/3 क्या रहेगा पेलर रहेगा, और जो 2/3 पेरिफेरल एरिया, ये पेरिफेरल एरिया है, वहां पे आपको पिंकिश कलर नजर आएगा, ये नजर आ रहा है पिंकिश कलर, है ना। अगर नॉर्मल आरबीसीज है तो उसका जो सेंट्रल एरिया आपको माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखोगे ना, तो सेंट्रल 1/3 तो पेलर नजर आएगा, खाली खाली सा नजर आएगा, लेकिन जो पेरिफ्री कॉर्नर का एरिया है वो 2/3 आपको पिंकिश या रेडिश नजर आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आईडीए के अंदर, जो आरबीसीज होंगी उसका जो सेंट्रल एरिया है वो काफी ज्यादा पेलर होएगा। देखो कंपेरेटिवली यहाँ पे कंपेयर करिए, इसके कंपेयर जो सेंट्रल एरिया है वो काफी ज्यादा पेलर हो गया ना, खाली नजर आ रहा है, और जो पेरिफेरल है उसमें बहुत कम एरिया में आपको क्या नजर आएगा पिंकिश कलर नजर आएगा जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है, वही हम उसी को हम हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। वेरी लिटिल आपको पेरिफेरल एरिया मिलेगा, जो पिंक कलर है वो बहुत कम मिलेगा पेरिफेरल एरिया में, और एक लार्ज सेंट्रल पेलर एरिया मिलेगा आपको, और इसी आरबीसीज को हम हाइपोक्रोमिक आरबीसीज बोलते हैं। यहाँ पे जो आरबीसीज वो आपकी नॉर्मोक्रोमिक या फिर हाइपोक्रोमिक कहलाई जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है डायग्नोसिस के अंदर है वो है हमारा आयरन प्रोफाइल जो मतलब आयरन से रिलेटेड पैरामीटर्स की हम बात करेंगे, तो आयरन से रिलेटेड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, फेरेटिन, सीरम आयरन, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन और टीआईबीसी। तो सबसे पहले आयरन प्रोफाइल में बात करूंगी सीरम फेरेटिन की, तो सीरम फेरेटिन हमें पता है स्टोरेज फॉर्म है आयरन की, तो वो कम हो जाएगा। आयरन जो है सीरम आयरन वो ऑब्वियस कम हो ही रहा है, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन जो है वो भी कम हो जाएगा, और जो टीआईबीसी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम थियोरेटिकली देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसफरेंस सैचुरेशन मुझे क्या बता रहा है, देखिए ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल है आपका एक,
उसकी टोटल कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं आयरन से बाइंड करने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 साइड्स पे आयरन बाइंड होता है, ठीक है। तो ट्रांसफरेंट सैचुरेशन हम किसको बोलेंगे, जब ट्रांसफरेंट आयरन के मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है तो उसको सैचुरेटेड आयरन में बोलूंगी। तो यहाँ पे टोटल 6 साइड्स हैं, टोटल 6 साइड से 2 साइड पे आयरन जुड़ रहा है, तो कितना परसेंट सैचुरेशन हुआ, 1/3 या फिर 33%। सिर्फ 2 साइड से जुड़ रहा है आयरन, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल, पूरा ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल सैचुरेट नहीं हुआ है, उस पूरे ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल का सिर्फ 1/3 पार्ट या 33% ट्रांसफरेंट सैचुरेट हुआ है, क्योंकि 2 साइड से आयरन बाइंड हुआ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ, एकदम अच्छे से पकड़ लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे सीरम आयरन लेवल, अब ये बता रहा है आपको कि अगर ट्रांसफरेंस सैचुरेशन मेरा 1/3 आ रहा है, 33% आ रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या बता रहा है कि आयरन मतलब सीरम के अंदर कितना आयरन प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर 100 मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट है उस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो 1/3 आयरन क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा ट्रांसफरेंट के साथ, और 1/3 या फिर 33% आपका ट्रांसफरेंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, राइट। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या कहलाएगी इस ट्रांसफरेंट की। अभी तो सिर्फ 1/3 ही जुड़ा है, सिर्फ 2 ही आयरन आके जुड़े हैं, लेकिन अगर सारे 6 के 6 आयरन आके जुड़ जाएंगे तो फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में उसकी टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, वो क्या आपको हाइपोथेटिकली बता रहा है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर 6 के 6 जुड़ गए तो फिर टीआईबीसी कितनी आएगी, ठीक है। तो टीआईबीसी को समझने से पहले आपको ट्रांसफरेंस सैचुरेशन अच्छे से समझना होगा, तो हम वो चीज समझ चुके हैं। तो टीआईबीसी बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर 100 मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट था तो 2 साइड पे जाके जुड़ रहा था, तो अगर 6 के 6 आयरन मुझे जुड़वाने हैं उस ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल पे, तो कितना आयरन का लेवल होगा, 300 मिलीग्राम, अप्रोक्स कितना, 300 मिलीग्राम, और यही है मेरी टीआईबीसी। एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है ये, ठीक है। और ट्रांसफर जो सीरम फेरिटिन है वो तो क्या बता रहा है आपको, एक स्टोर्ड आयरन का इंडिकेटर है, मतलब जितना स्टोर्ड आयरन, अगर स्टोर्ड आयरन भी कम होने लग गया क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो स्टोर आयरन भी कम होने लगेगा, मतलब सीरम फेरिटिन आपको इंडिकेट करके बताएगा जो आयरन आपने स्टोर करा था वो भी क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर कम हो रहा है। जैसे कि कहाँ पे स्टोर होता है, बोन मैरो के अंदर, तो वहां पे हमें सीरम फेरिटिन कम नजर आएगा। एक बार हम रीड कर लेते हैं। सीरम फेरिटिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक अर्लीस्ट और सेंसिटिव मार्कर है आईडीए के अंदर। आईडीए के अंदर कोई भी चेंज आता है तो सबसे पहले किस पे फर्क आता है, सीरम के फेरिटिन पे, और उसी को आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। एपोट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसके पास 6 साइड्स हैं टोटल बाइंडिंग करने के लिए, लेकिन फिजियोलॉजिकली 6 में से सिर्फ 2 साइड्स पे आयरन आके बाइंड होता है। अब जब एपोट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल आयरन के साथ जाके बाइंड हो जाता है तो उसी एपोट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल को मैं ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल बोलती हूँ, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ आयरन से बाइंड होने से पहले जो ट्रांसफरेंट है वो क्या कहलाता है, एपोट्रांसफरेंट, और आयरन से बाइंड होने के बाद वही मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, ट्रांसफरेंट। सो एपोट्रांसफरेंट जब बाइंड हो जाता है आयरन से तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंट बोलते हैं। अब सैचुरेटेड ट्रांसफरेंट और अनसैचुरेटेड ट्रांसफरेंट क्या होता है कि किसी पर्सन के अंदर अगर नॉर्मल आयरन बैलेंस है, नॉर्मल मतलब ना ज्यादा है ना ज्यादा स्टोर कर रखा है, ना डिप्लीटेड है, ना एक्सेस में है, ना डिप्लीटेड, एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर 1/3 ट्रांसफरेंट प्रोटीन जो होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, आयरन के साथ, और उसी को मैं क्या बोलती हूँ, सैचुरेटेड ट्रांसफरेंट, ठीक है। और अनसैचुरेटेड क्या कहलाएगा, 2/3, ठीक है। टोटल में से 1/3 तो बाइंड हो गया, 2/3 खाली रह गया, तो जो खाली वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड ट्रांसफरेंट बोलेंगे। सो ट्रांसफरेंट सैचुरेशन रेशियो लगभग कितना है, 33% नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। सो इन केस ऑफ आईडीए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जो सैचुरेशन है, सो इन केस ऑफ आईडीए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन द सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफरेंट विल डिक्रीज, जो सैचुरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, सो टीआईबीसी डिपेंडेंट, टीआईबीसी किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रांसफरेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसफरेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा उसकी आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली किस पे, जो टीआईबीसी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसफरेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। तो जितना ज्यादा ट्रांसफरेंट का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर होगा उतना ज्यादा आपका टीआईबीसी इंक्रीज आएगा। सो टोटल ट्रांसफरेंट लेवल इन ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टीआईबीसी या फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरेंट। इन केस ऑफ आईडीए लिवर जो होता है ज्यादा ट्रांसफरेंट को रिलीज करता है, जितना ज्यादा ट्रांसफरेंट रिलीज होगा उतना ज्यादा टीआईबीसी इंक्रीज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पैरामीटर, अगर हम आयरन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है आपका फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन क्या है समझते हैं पहले।
देखो जब हीम का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिकली हीम के स्ट्रक्चर में एक रिंग होती है जिसको हम प्रोटोपोरफायरिन रिंग बोलते हैं। इस रिंग के अंदर आयरन आके बैठ जाता है और फिर इन दोनों चीज को, प्रोटोपोरफायरिन रिंग को और आयरन को साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उसके अंदर आयरन की कमी हो रही है ना, तो यहाँ पे आयरन नहीं जुड़ पाएगा। अगर यहाँ पे आयरन नहीं जुड़ पाया, जैसे आयरन की कमी की वजह से यहाँ पे आयरन नहीं आया, ठीक है, अब आयरन नहीं आया तो सिर्फ क्या रह गई आपकी प्रोटोपोरफायरिन रिंग रह गई, फ्री प्रोटोपोरफायरिन रिंग रह गई ना। तो जो फ्री प्रोटोपोरफायरिन रिंग है उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका मेंजर इंडेक्स, जो आपको हेल्प करता है थैलेसीमिया और जैसे किसी पर्सन का सैंपल आया, अब उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो थैलेसीमिया की तरफ भी आपको बता रहे हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आईडीए की तरफ भी बता रहे हैं। अब मुझे ये डायग्नोस करना है कि उस पर्सन को थैलेसीमिया है या फिर आईडीए है, दोनों में से क्या है। तो उसको डिफरेंशिएट करने में जो हम हेल्प करता है वो कौन सा पीरियड आपका पैरामीटर है, मेंजर इंडेक्स। मेंजर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, MCV डिवाइड बाय RBC का काउंट। ठीक है, so this is the parameter which distinguish between microcytic anemia, मतलब microcytic anemia है दोनों, IDA और थैलेसीमिया। so IDA या थैलेसीमिया ये आपको हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में। IDA के केस में जो मेंजर इंडेक्स की वैल्यू है वो मोर देन 13% आएगी, और थैलेसीमिया के केस में मेंजर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन 13% आएगी। इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, थैल 13, थैल को आप कोरिलेट कर लीजिए 13 से, और लेस, थैलेसीमिया का लेस वर्ड मतलब लेस देन 13। तो लेस देन 13 आ रही है तो आप क्या बता सकते हो कि पेशेंट को थैलेसीमिया हो सकता है, और मोर देन 13 आ रही है तो हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट को आईडीए हो सकता है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डायग्नोसिस कंप्लीट कर लिया है। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।